वेलकम टू स्टूडेंट गाइड। भी हम लोग एक लेक्चर सीरीज देख रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। अभी तक हम लोगों ने पिछला जो सेशन था हम लोगों ने देखा है कि नेट के रिगार्डिंग क्या क्या कॉमन मिस्टेक होता है, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई किया है कि नेट को हम कैसे पढ़ना है और नेट के रिगार्डिंग क्या पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस जितना टफ है और किस हिसाब से पढ़े ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम याद रखें। तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए है पीवाईक्यू एनालिसिस। एनालिसिस के थ्रू हम लोग जानेंगे कि व्हाट टू रीड। तो हम लोग पहले जो देखा था, एक तो था अगर आप नोट पढ़ रहे हैं, तो नोट के रिगार्डिंग क्या क्या दिक्कत है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने के टाइम आपको क्या क्या दिक्कत आ रहा है। और अगर आपने दोनों ही पढ़ रहे हैं उसके बाद भी अपने रिवीजन के लिए, उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए, और आगे भी और कई तरीके से दिक्कत आता है। हम लोगों को अभी देखना है कि वो जो दिक्कत आ रहा है उसको हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन पहला एक है व्हाट टू रीड और दूसरा है हाउ टू रीड। व्हाट टू रीड हम लोगों ने कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चीज़ हमको पढ़ना है, वो हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू के थ्रू। और हाउ टू रीड, इसके लिए हम लोग सिर्फ हाउ टू रीड नहीं, क्योंकि आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको रिवाइज करना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है विद इन टाइम। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को पीआईक्यू कैसे हेल्प करता है, और पीआई के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट टू रीड। अब व्हाट टू रीड जो हम लोगों ने पीआईक्यू देखा है, एक तो पीआईक्यू आपको कब से देखना है। आप पीवाईक्यू बहुत पहले से भी देख सकते हैं, उसका दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एनटीए का जो आया है, अभी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो 2018 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा है, यानी दिसंबर 2018। यहाँ से इसके बाद जितना भी पेपर हुआ है अभी है 2024। 2024 तक जितना पेपर हुआ है आपको उसको एनालिसिस करना है, ये समझने के लिए कि कौन सा जगह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह हम छोड़ सकते हैं। तो हम लोग आगे आज करेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस हम लोगों को क्या देखना है, पीवाईक्यू एनालिसिस से हम लोगों को देखना है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 पॉइंट है, 10 यूनिट है, सॉरी। तो यूनिट जो है, एक तो हम लोगों ने देखा था जियोमॉर्फोलॉजी, दो, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टॉपिक है। हम लोगों ने पहले इसको आपको बोला है। अभी 10 टॉपिक में ये जो अंत आ रहा है ये जियोग्राफिकल टेक्निक, तो जियोमॉर्फोलॉजी से जियोग्राफिकल टेक्निक तक 10 यूनिट है। ये 10 यूनिट से कितना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये हमको पहला पॉइंट है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तब उस हिसाब से एक पर्टिकुलर पोर्शन को एफर्ट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, क्योंकि नेट के लिए हम लोगों को नेट का जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नेट का क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। जहाँ ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है हम वहाँ ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा एफर्ट देंगे। तो आइए देखते हैं पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करना है। इसका कई स्टेज है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक पर्टिकुलर ईयर का पीवाईक्यू डाउनलोड कर लेना है, जो कि एनटीए के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। पहला क्वेश्चन, पहला जो पॉइंट है ये यही है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following method used by the researcher for reducing biasness of scales while compositing several indicators। ये जो क्वेश्चन है आप अगर ढंग से समझ जाएंगे तो इसको क्वेश्चन आया कहाँ से है, जियोग्राफिकल टेक्निक, यानी हम लोग जो 10 नंबर पॉइंट वाला बोले थे जियोग्राफिकल टेक्निक, ये क्वेश्चन कुछ कुछ वहां से आया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, which of the following is not a process of cultural change। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया है कल्चरल ज्योग्राफी से। हम लोग जब आगे पूरा डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को लेके, तो आपको उसका अंदर क्या क्या कंटेंट है आपको ये पता लग जाएगा। तो उस टाइम आप खुद से भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है,
या फिर हम लोगों को फर्स्ट जो क्लास आपको मिला है जो कि PYQ और सिलेबस आपको समझाया गया है, उसमें भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जियोग्राफी के अंदर हर एक यूनिट में क्या क्या है। अगर वो भी आप ठीक से देखेंगे तो ये आपको पता लगेगा कि एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट डेमोग्राफिक इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है पॉपुलेशन जियोग्राफी से। तो यानी 3 क्वेश्चन हमने देखा है, 3 क्वेश्चन तीनों अलग अलग यूनिट से आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज द सैलिनिटी इज लोएस्ट। ये सैलिनिटी है, वाटर बॉडी है। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है ओशियनोग्राफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिनोमेना ऑफ विंड गैप, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इन चारों ऑप्शन में किसके साथ एसोसिएटेड है? हम लोग अभी इसका आंसर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहला स्टेज में हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? जियोमॉर्फोलॉजी से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे मैंने कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन करके रखा है, तो मैं अभी आपको जो करना है वो बोल दिया। अभी आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। एक तो आ रहा है जियोग्राफिकल टेक्निक से, फिर दोबारा आया है। फिर क्वेश्चन देखिए, ये आया है रीजनल प्लानिंग यानी रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी वाला यूनिट से। ये आया है पॉपुलेशन जियोग्राफी यानी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी का यूनिट है। जियोमॉर्फोलॉजी ये खुद अकेला एक यूनिट है। दूसरा और एक क्वेश्चन आया है जियोमॉर्फोलॉजी से। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आया है इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत चंक ऑफ क्वेश्चन आता है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जियोग्राफिकल थॉट से आया है। और आगे वाला क्वेश्चन आया है कल्चरल जियोग्राफी। हम लोगों को सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एक ही यूनिट है, उसमें ये कल्चरल जियोग्राफी वाले से आया है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आया है पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये क्वेश्चन आया है क्लाइमेटोलॉजी। यानी पहला काम आपका है कि कौन सा यूनिट से कितना कौन सा यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, ये पहला आइडेंटिफाई करना है। कहाँ से आइडेंटिफाई करना है? पहले आपको नेट का एक पेपर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। किस तरह का टेबल? टेबल होगा इस तरह का। ये टेबल में आपके लिए एनटीए जब से आया है दिसंबर 2018 से, हम लोग दिसंबर 2023 तक लिया है। हालांकि इसके बीच में और भी 2-3 क्वेश्चन पेपर आया है। एनटीए आने के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 के करीब क्वेश्चन आया है। हमारे यहाँ 7 है, बाकी 3 हम आगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक 7 पेपर हमने लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक एंड रीजनल जियोग्राफी, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफिकल थॉट, फिर जियोग्राफिकल टेक्निक्स और इंडियन जियोग्राफी। ये 10 यूनिट नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड किया है। मैंने आपको पहले बोला कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको देख लेना है एक पेपर में एक पर्टिकुलर इन्हीं 10 पॉइंट यूनिट से एक पर्टिकुलर यूनिट से कितना क्वेश्चन आया है, यानी कितना क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे करके रखा है। तो एक बार एक रो क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे, बहुत ही ईजी है। जियोमॉर्फोलॉजी से दिसंबर 2023 का पेपर जो था उसमें कितना क्वेश्चन आया है? 9 आया है। 2021 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था 10 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था 8। दिसंबर 2020 में क्वेश्चन आया था 12, 2019 में क्वेश्चन आया था 14, जून में क्वेश्चन आया था 8 जून 2019 और दिसंबर 2018 से क्वेश्चन आया था 9। तो आपको ये पता लग रहा है कि हर एक यूनिट से 10 यूनिट में हर एक साल में कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आएगा वो हम ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा एफर्ट देंगे। तो उस अगर आप देखेंगे तो आपको अभी तक जो 10 यूनिट देख रहा था, हर एक यूनिट में 400 to 500 पेजेस था, वो पूरा पढ़ना था, यानी 4000 to 5000 पेजेस आपको पढ़ना था। लेकिन अगर आप ये वाला आइडेंटिफाई कर ले कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो हम पूरा पढ़ेंगे, कहाँ से कम क्वेश्चन आ रहा है वो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से देखेंगे तो वो जो आपका 4000 या 5000 था वो घट के हाफ हो जाएगा। यानी अभी आपको 2000 to 2500 पेजेस का रह गया।
नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक जो टेक्स्ट बुक आपको दिया गया है वो नेट के प्रिपरेशन के लिए नहीं दिया गया है, वो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, मेमोराइज, फैक्ट के लिए दिया गया है। अभी हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। तो यूजीसी नेट के लिए जब पढ़ रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। उसी तरह आपको जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्लाइमेटोलॉजी में कितना क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इसके आगे क्या है? इसके आगे एक चीज आपको बता रहा हूं, आपके पास यूनिट कितना है? यूनिट है 10 और सेकेंड पेपर में टोटल क्वेश्चन कितना आता है? अगर जियोग्राफी पेपर 2 टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आता है 100, जो हम लोगों को पहले ही पता है। यानी एट एन एवरेज एक यूनिट से कितना क्वेश्चन आना चाहिए? एक यूनिट से क्वेश्चन आना चाहिए 10। अगर किसी यूनिट से 10 या 10 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और क्वेश्चन और कोई यूनिट से 10 से कम क्वेश्चन आ रहा है, यानी वो पॉइंट, वो यूनिट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो टेबल बनाया है, आपको अब यहाँ से देख लेना है कि 10 से ज्यादा कहाँ आ रहा है, 10 से कम कहाँ आ रहा है। उस हिसाब से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ ज्यादा एफर्ट दे, कहाँ कम एफर्ट दे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिया। टेबल यहाँ पे अगर देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी से इंडियन ज्योग्राफी, यानी 1 से 10 यूनिट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। आपको यहाँ से निकालना है रेंज और एवरेज। ये रेंज और एवरेज क्या चीज है? रेंज स्टैटिस्टिक्स में ये आता है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अच्छा, ये पूरा लिख देता हूँ। हाईएस्ट और लोएस्ट। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के लिए मैंने आपको वहां एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने वही दो करके रखा है, बाकी काम आपको खुद को कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी का हाईएस्ट कितना है? 14। कम कितना है? लोएस्ट कितना है? 8। क्लाइमेटोलॉजी का हाईएस्ट कितना है? 15। क्लाइमेटोलॉजी का लोएस्ट कितना है? 8। ये हाईएस्ट और लोएस्ट हमको कहाँ से मिला? ये हाईएस्ट और लोएस्ट मिला यहाँ से। अच्छा, यहाँ देखो जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे कम कहाँ आया है? मैंने बोला 8। वो 8 कहाँ से मिला? यहाँ पे देखो, और एक साल में आया है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा कहाँ आया? 14, वो इधर आया। बाकी जितना भी है वो 8 और 14 के बीच में है। तो ये क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहता है कि आपके लिए, ये बोलना चाहता है कि जियोमॉर्फोलॉजी से सबसे कम क्वेश्चन आया 8, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया 14, यानी इसी रेंज में जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन रिलाई कर रहा है। अभी तक ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो 8 से 14 तक के बीच में ये जियोमॉर्फोलॉजी रिलाई कर रहा है। यानी आप अगर सही ढंग से जियोमॉर्फोलॉजी को प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको 8 से 14 इन बीचों, इन चंक ऑफ क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। इसके बाद रेंज हो गया, मैंने जो आपको बोला रेंज। क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी सेम है, 8 to 15। यानी इस हिसाब से क्लाइमेटोलॉजी आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे कम 8 तो है, लेकिन सबसे ज्यादा कितना है? 15 है। यानी 15 क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया है। कुछ भी आ सकता है, ये ट्रेंड ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी तक जो बता रहा है वो यही है। तो भैया ये तो बहुत खुला रेंज हो गया, यानी इतना भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है। तो हम लोग कितना एक्सपेक्ट करें? आपको एक्सपेक्ट अगर चाहिए तो उसके लिए आपको करना है एवरेज। एवरेज हम लोगों को पता है समेशन x/n, यानी इन 7 सालों में टोटल कितना आया है डिवाइडेड बाय 7, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम लोग 7 साल का काउंट कर रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 7। जब आगे जाएंगे अगर 8 साल के लिए होगा तो डिवाइडेड बाय 8। तो हम लोग कर लेते हैं, अगर इसको टोटल करेंगे तो लगभग ये आएगा 70। अगर आप इसको टोटल करेंगे यानी 9 + 10 + 8 + 12 + 14 + 8 + 9, तो टोटल आएगा 70। तो 70 को आप अगर एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
7 से डिवाइड कर लेना है। तो उसके बाद एवरेज कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है 10, यानी एट एन एवरेज जियोमॉर्फोलॉजी से आप एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसी हिसाब से अगर क्लाइमेटोलॉजी आप देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी से क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आया है, तो क्लाइमेटोलॉजी से एट एन एवरेज आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 11 पॉइंट समथिंग था, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पॉइंट में नहीं आएगा, फुल नंबर में आएगा, तो मैंने 11 प्लस, यानी 11 से ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी कितना कर सकते हैं, 10। तो हम लोगों ने अभी बोला आपको 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन है, यानी एक यूनिट से थियोरेटिकली 10 क्वेश्चन आना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन या उससे ज्यादा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अगर 10 क्वेश्चन से कम आ रहा है तो वो थोड़ा लेसर इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों को देखने के बाद क्या लग रहा है, ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको रेंज और एवरेज निकालना है। आपका ये टेबल है, ये टेबल से रेंज यानी सबसे कम कितना है, सबसे ज्यादा कितना है। और एक निकल देता हूं मैं, ओशियनोग्राफी। देखिए ओशियनोग्राफी में सबसे कम कितना आया है, 4। यहाँ पे कितना आया है, 4, तो यानी सबसे कम कितना है, 4, सबसे ज्यादा कितना है, 11। तो इसका जो रेंज है वो 4 to 11 में रिलाई कर रहा है। लेकिन कितना आएगा आपको, अगर एग्जैक्ट एक नंबर चाहिए तो आप उसके बाद एवरेज निकल लेंगे। एवरेज कैसे, ये सब जोड़ देंगे फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, रेंज और एवरेज आपको उसी हिसाब से जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी करते करते 10 यूनिट आपको देख लेना है। तो 10 यूनिट जब आप कवर कर लेंगे, आपके पास पता लग जाएगा कि अगले साल यानी नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम है, उस एग्जाम में हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक यूनिट में। उससे क्या होगा, उससे आप उसके बाद आप कैटेगराइज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 10 एंड एबव मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हाई लिखा है यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज है, और यहाँ पे जो है ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो पूरा पढ़ना है, अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है जहां से भी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जीआरएफ के लिए नेट और जीआरएफ के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन हार्डली। तो अगर वहीं से 1-2 क्वेश्चन आप मिस हो जाए तो आप नीचे चले जाएंगे, आपका जीआरएफ नहीं होगा। मैंने ऐसा कई बच्चे को जानता हूं जो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए जीआरएफ नहीं कर पाया। तो आपको अगर जीआरएफ निकलना है तो उस हिसाब से पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता लग गया कि जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ और आएगा, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, फिर जियोग्राफिकल थॉट है, शायद थॉट नहीं होगा इसमें, थॉट का पॉसिबिलिटी इधर है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको देख लेना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इसमें आएगा ओशियनोग्राफी आएगा, जियोग्राफिकल थॉट आएगा, पिछले कई सालों में जियोग्राफिकल टेक्निक्स यानी 3 पार्ट है उसमें, एक तो है कार्टोग्राफी, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा है रिमोट सेंसिंग यानी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो वो भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जियोग्राफिकल थॉट हो गया, सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन भी आई होप इधर आएगा, लेकिन सोशल कल्चरल पॉलिटिकल जो है वो इधर आएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो किसी का अगर सोशल ऑप्शनल था, सॉरी ऑप्शनल नहीं स्पेशल था, तो वो बुरा मत मानिए, नेट का क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको सोशल थोड़ा कम पढ़ना होगा, बाकी में ज्यादा डिपेंड करना होगा। तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कौन से यूनिट में हम ज्यादा फोकस दें, कौन सा यूनिट हम ज्यादा टाइम दें, एफोर्ट दें। तो उस हिसाब से हम लोग अभी जो देख रहे थे 4000 या 5000 पेजेस पढ़ना है, वो घट जाएगा और 2000 to 2500 में रह जाएगा। उसके बाद थोड़ा और एक स्टेप आगे अगर आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन आ रहा है, ह्यूमन में कितना आ रहा है, ओवरलैपिंग कितना आ रहा है। तो ये कैसे निकल लेंगे, ये निकलने के लिए जैसे अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी देखना है, फिजिकल ज्योग्राफी जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, यानी ये 4 वाला पार्ट जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ठीक है, आगे देखिए, ये पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी एंड जियोग्राफिकल थॉट। हालांकि थॉट आप कह नहीं सकते कि ये फिजिकल या ह्यूमन है, लेकिन अगर जैसे हम लोग जियोग्राफर्स का पढ़ रहे हैं, जियोग्राफर्स एज ए ह्यूमन, उसका कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं अभी के लिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ये चारों वाला कंसेप्ट आ गया ह्यूमन ज्योग्राफी में।
और यहाँ पे ज्योग्राफिकल टेक्निक और इंडियन ज्योग्राफी है ओवरलैपिंग है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में आपको जितना फिजिकल पढ़ना है उतना ही ह्यूमन पढ़ना है, और ज्योग्राफिकल टेक्निक जो है उसमें भी आपका जो टेक्निक्स जाएगा वो कहीं कहीं आपको देखेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, कहीं देखेगा आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो यहाँ से आप वैसे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और ओवरलैपिंग टॉपिक का रेंज और एवरेज निकलना है, आप खुद से निकल सकते हैं। आप ये कैसे रेंज और एवरेज निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मार्च हुआ है, तो आपको क्या करना है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अगर हमको देखना है तो फिजिकल ज्योग्राफी है ये चारों, तो आपको ये टोटल कर लेना है यहाँ तक, यानी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का हर एक साल का टोटल कर लेना है, उस टोटल में से यहाँ तक पूरा टोटल कर लेना है उस टोटल में, यानी एक एक साल का जो टोटल होगा उसमें सबसे कम कितना आ रहा है, सबसे ज्यादा कितना आ रहा है, इस हिसाब से आप फिजिकल का रेंज बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप एवरेज भी निकल सकते हैं उसके, क्योंकि टोटल करना है फिर डिवाइडेड बाई 4 कर देना है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल ह्यूमन या ओवरलैपिंग नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फेवरेट टॉपिक। ये किस लिए, अक्सर ये होता है जो टॉपिक आपको पढ़ने में मजा आता है, जिस टॉपिक के ऊपर आपका रुझान है, आप उसको ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि वो समझ में भी ज्यादा आता है, तो ज्यादा जिस पे टाइम देंगे, अगर वो नेट में जैसे क्वेश्चन आ रहा है वहीं से हो, यानी जहां से नेट का क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा, हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा, मान लीजिए आपका हाई वाला जो सेक्शन है, हाई में से जितना यहाँ पे टॉपिक निकलेगा, यानी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफिकल टेक्निक, मान लेते हैं ये वाला टॉपिक आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो वो कितना बेनिफिट में आप हैं, क्योंकि किसी का एक टॉपिक अच्छा लगता है, किसी का 2 अच्छा लगता है, किसी का 5 अच्छा लगता है, तो पहले तो आपको देख लेना है कि कौन सा यूनिट आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा यूनिट आपको अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जिस हिसाब से आपको बोला रेंज और एवरेज निकलना, वहां से आप रेंज और एवरेज निकलेंगे तो आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे कि आप नेट के हिसाब से कितना आगे हैं और कितना आपको जाना है। ठीक है, अच्छा, तो पीवाईक्यू का यूनिट वाइज एनालिसिस कैसे करना है ये हमने आपको बताया। अगर आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो यस, या तो y लिख दीजिए या b, y और या a, और अगर समझ में नहीं आया यानी कहीं पे हमको रिपीट करना है तो मैं फिर से आपको बोलूंगा, आप a या b जो आपका टेक्स्ट है उस पर एक बार लिख दीजिए। अगर समझ में आया तो a यस यानी यस, अगर समझ में नहीं आया तो b। अच्छा, आप में से अगर कोई माइक ऑन करके भी बोलना चाहते हैं, हम लोग आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। अगर कहीं भी अब तक जो आया है, अगर कहीं पे कुछ आपको क्वेश्चन है या फिर कुछ डाउट है, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। ओके, इसका मतलब कौन सा यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने देख लिया है, और आपका कौन सा यूनिट फेवरेट है उस हिसाब से आपने रेंज और एवरेज निकल लिया है, तो आपको ये पता लग गया है कि कौन सा यूनिट हमको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा यूनिट कम करना है, यानी टाइम और एफर्ट ये दोनों मिला के ही आपको चलना है। अच्छा, ये तो हो गया यूनिट वाला पार्ट। उसके आगे एक यूनिट से कई चैप्टर मिलता है, ये मान लीजिए क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी में कई सारा चैप्टर है, क्या क्या है, पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, फिर इंसोलेशन है, हीट बजट है, टेम्परेचर है, विंड सिस्टम है, प्रेशर बेल्ट है,
स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी है, आगे जाके और भी कई चैप्टर है। तो जैसे 10 यूनिट में हर यूनिट में एक ही तरह के से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यानी हर यूनिट हमारे लिए सेम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी तरह एक यूनिट में जितना भी चैप्टर है वो पूरा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जहां से क्वेश्चन आ रहा है और कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है जहां पे रियरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जब पढ़ेंगे उस हिसाब से अगर आपका पढ़ना हो गया, जहां से क्वेश्चन वो लोग दे रहा है वो आप ज्यादा टाइम दे रहा है, ज्यादा एफर्ट दे रहा है, और जहां से क्वेश्चन कम पूछ रहा है वो हम लोग भी थोड़ा बेसिक लेवल पे अगर कवर करेंगे तो भी आपका बहुत सारा फायदा हो जाएगा। यानी जो बर्डन अभी तक यूनिट में था वो बर्डन हम लोगों का भी एक यूनिट के अंदर जितना चैप्टर है वहां से घटाना है। वो कैसे देख सकते हैं आगे। पहले हम लोगों ने जैसे पीवाईक्यू देखा और पीवाईक्यू के पेपर से कौन सा यूनिट से क्वेश्चन आया है वो देख लिया। अभी हम लोगों को पहले वो हर एक यूनिट के लिए क्वेश्चन सेग्रीगेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, जब हर एक यूनिट के लिए क्वेश्चन सेग्रीगेट हो गया तब आपको देखना है कि हर एक यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन सेग्रीगेट कर लिया है, 7 सालों का जितना पेपर था वहां से। तो हमने यहाँ पे 3 ही दिखाया क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल और रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ही देखा है, 2023 दिसंबर, 2021 शिफ्ट 1 एंड 2021 शिफ्ट 2, ये हमने देखा है। अच्छा, पहला ये ग्रीन वाला देखिए आप, यहाँ पे जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला है आपके लिए कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। यानी यहाँ पे जो ग्रीन वाला है मैंने ये चैप्टर के लिए ग्रीन यूज किया है, आप खुद भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पीडीएफ है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर छोटा है, अगर दिख नहीं रहा है तो मुझे बड़ा करना पड़ेगा। अगर दिख रहा है तो ए यानी यस, अगर नहीं दिख रहा है बड़ा करना है तो बी नो। पूरा रिस्पॉन्स कीजिए कोई तो कि समझ में आए कि ये दिख रहा है प्रॉपरली और यार ओके गुड। यानी पहले मैंने जो आपको दिखाया हर एक क्वेश्चन के कैसे एनालिसिस करना है हर एक यूनिट से, वो देखा था क्या? हर एक यूनिट से कैसे क्वेश्चन हम लोग को हर एक पीवाईक्यू से कैसे यूनिट को डिफाइन करना है वो देखा था। ओके ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। यस या नो, ये अभी दिख रहा है आपको क्लियर? ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया आपके लिए, जियोमॉर्फोलॉजी से कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया है ये पहले आपको देखना है। यहाँ पे ग्रीन कलर का जो पार्ट लिखा हुआ है ये सेग्रीगेट वाला चैप्टर से। तो पहला देखिए, मैं क्वेश्चन आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ऊपर से देख लीजिए क्योंकि चैप्टर हम लोग अभी देख रहे हैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो चैप्टर है वो क्या है, एजेंट ऑफ इडोशन। यानी ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है, एजेंट ऑफ इडोशन से। नेक्स्ट देखिए, रॉक्स एंड मिनरल से दूसरा क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन कहां से आया था, एजेंट्स ऑफ इरोशन। दूसरा क्वेश्चन कहां से आया है, रॉक्स एंड मिनरल्स। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का कहां से आया है। तीसरा क्वेश्चन जो आया है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। आगे वाला क्वेश्चन कहां से आया है, माउंटेन बिल्डिंग। उसके आगे वाला क्वेश्चन कहां से आया है, यहाँ पे देखिए प्लेट टेक्टोनिक। मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको ये दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। आप बाद में भी इसको अगर यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, आप उसको पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखते हैं अब। अच्छा, 2023 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देख रहा था। अभी जो देख रहा है ये 2023 का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। इससे पहले 6 नंबर तक देखा है। तो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो आया था, 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन आया वो आया है प्लेट टेक्टोनिक से। ठीक है, उसके आगे वाला क्वेश्चन कहां से आया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उससे आगे वाला फिर से आया है प्लेट टेक्टोनिक।
उससे आगे वाला फिर से आया है प्लेट टेक्टोनिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ऐसा कोई टॉपिक है जहां से 2 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जहां पे एक आ रहा है। इसको छोड़ के भी और कुछ कुछ टॉपिक है, अगर जियोमोर्फोलॉजी सविंद्र सिंह हो या किसी भी स्टैंडर्ड बुक का पर आप देखेंगे तो उसको ये 4-5 जो टॉपिक है इसको छोड़ के भी और चैप्टर दिया गया है। लेकिन नेट के लिए हम लोग अभी तक जो देखा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, यानी जो टॉपिक यानी जो चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। किस हिसाब से कि नेट में कितना बार क्वेश्चन आया है, ये 2023 दिसंबर का था। अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन शिफ्ट 1 2021 का है। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस 2023 दिसंबर में पहला क्वेश्चन कहां से आया था, एजेंट ऑफ इरोशन। यहां पे आप नोट करिए, यहां पे कहां से आ रहा है, एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन, यानी ये वाला चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखो, प्लेट टेक्टोनिक एंड फॉल्ट, हालांकि ये फॉल्ट का क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक का एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन फिर से एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन, यानी जैसे पहला वाला हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया पहला वाला पेपर में कि प्लेट टेक्टोनिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये जो थ्योरीज है यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ सरफेस का जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आते आते हम लोगों को ये भी पता लग गया कि एजेंट ऑफ इरोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, फिर से यहाँ पे एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन है। यहाँ पे देखो साइकिल ऑफ इरोशन, साइकिल ऑफ इरोशन यानी डेविस, पेंग, वुड, क्रिक, उन लोगों का जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है। आगे देखो फिर से प्लेट टेक्टोनिक। तो अभी हम लोगों ने जो देखा एजेंट ऑफ इरोशन इंपॉर्टेंट, प्लेट टेक्टोनिक वाला थ्योरी इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ तो 6 तक हुआ, अभी देख रहे हैं 2021 का शिफ्ट 1, 2021 का शिफ्ट 1 का नेक्स्ट वाला पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आया है डिजास्टर से। उससे आगे देखो फिर से एजेंट ऑफ इरोशन, यानी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर है। उसके आगे वाला जो है ये अर्थक्वेक से आया है। अच्छा, यहाँ पे 9 तक हो गया। आगे वाला फिर से एक है, यहाँ पे भी देखो फिर से एजेंट ऑफ इरोशन, यानी अगर आप जिस तरीके से 10 यूनिट से कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है ये अगर पता लगा लेंगे जैसे, तो आपका मेहनत बहुत कम हो जाएगा क्योंकि आप उस हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। उसी तरह एक यूनिट से जो जो चैप्टर है अगर आप उससे भी पता लगा लेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, यानी वो इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेगा कि हर साल में कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम उस चैप्टर को उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो भी हम लोगों को बहुत मेहनत और कम करना पड़ेगा। हम लोगों को ये स्मार्ट वे में जाना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना गलत है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। जीएडएफ हो गया आपका, उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई भी टॉपिक या कोई भी यूनिट आपका इंटरेस्टेड एरिया में आता है आप पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। हर एक यूनिट में क्या ईच चैप्टर इंपॉर्टेंस है ऐसा नहीं है, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। 2 हो गया। आगे देखो, अभी शिफ्ट 2021 का शिफ्ट 2 वाला पेपर, यहाँ पे भी मैंने आपके लिए चैप्टराइजेशन करके रखा है। यहाँ पे जो आया है वो कहाँ से आया है, स्लोप। फिर से देखो ये एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन, यहाँ पे देखो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन यानी डेविस का जो थ्योरी है, यानी साइकिल ऑफ इरोशन हमने पहले भी क्वेश्चन देखा, अभी भी देख रहा हूँ, यानी अभी साइकिल ऑफ इरोशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, आगे देखो, यहाँ पे फिर से देखो प्लेट टेक्टोनिक एंड कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी से अच्छा मार्क्स लाना है तो। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से देखो फ्लूवियल प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म, ये एक ही बार आया है, यानी फ्लूवियल लैंडफॉर्म अगर आप
एजेंट ऑफ इरोशन में देखेंगे, एजेंट ऑफ इरोशन में क्या है, 4-5 टॉपिक है उसके अंदर। एक तो है फ्लूवियल प्रोसेस में क्या किया इरोशनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। दूसरा है ग्लेशियल, अगर इरोशन एजेंट है तो ग्लेशियर रीजन में क्या क्या होता है। अगर मैराइन लैंडफॉर्म है यानी कोस्टल रीजन में कौन सा लैंडफॉर्म दिखता है आपको। कास्ट लैंडफॉर्म यानी कास्ट रीजन में क्या क्या लैंडफॉर्म आपको दिख रहा है। पेरीग्लेशियल रीजन में आपको क्या क्या दिख रहा है। एओलियन लैंडफॉर्म यानी डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया में क्या क्या लैंडफॉर्म आपको दिखता है। तो ये इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों ही है, ठीक है। तो अभी फिर से देखो, यहाँ पे देखो एजेंट ऑफ इरोशन फिर से आ गया, यहाँ पे देखो फिर से एजेंट ऑफ इरोशन, यहाँ पे देखो प्लेट टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हर एक यूनिट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो ये हम लोग खुद बना के आपको दे देंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप खुद से भी ये तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी जो देखा है वो है एक तो कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, यानी कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट, हर एक यूनिट से कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि हम लोग यूनिट से इंपॉर्टेंट यूनिट हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया। इंपॉर्टेंट यूनिट कैसे आइडेंटिफाई किया, हर एक साल में कितना एवरेज आ रहा है, और उस एवरेज के साथ साथ हम लोगों ने हाई रेंज यानी 10 या 10 से ज्यादा किस में आ रहा है, मीडियम यानी 7, 8, 9 क्वेश्चन पर ईयर किससे आ रहा है, और 7 क्वेश्चन से नीचे कौन सा आ रहा है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज और लिस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद एक यूनिट लिया, एक यूनिट से हम लोगों ने देखा है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। चैप्टर जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया एक चैप्टर, कभी कभी आपको लगता है कि ये चैप्टर में भी बहुत सारा चीज है जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो हम लोग चैप्टर के भी कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो आप अगर यूनिट से चैप्टर, चैप्टर से कोर कॉन्सेप्ट यहाँ तक पहुंच गए तो आई होप अभी तक आपको जो लग रहा था कि 4000 या 5000 पेजेस पढ़ना है उसका 1/3 रह जाएगा। बाकी वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट नेट के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलिटी में उसका इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों को, क्योंकि नेट जीआरएफ लगाना है, जीआरएफ क्रैक करना है। तो हम लोग इसीलिए उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो बहुत कम टाइम, कम एफर्ट में आप लोग ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, यानी इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो ये हो गया चैप्टर। अब हम लोग देखेंगे की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो लिखा है, यानी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, हम लोग चलते हैं पहले ये अभी हम लोगों ने देखा है दिसंबर 2023 का ये पेपर है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने देखा है। अभी हमको देखना है कि हर एक चैप्टर में क्या हर जगह इंपॉर्टेंट है, उसको भी अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा कि हर एक चैप्टर से हर एक जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कैसे देखेंगे, वो आपको देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर में जो दिख रहा है आपको, वो है कॉन्सेप्ट, यानी हर एक चैप्टर से क्वेश्चन तो पूछ रहा है, उस चैप्टर से पर्टिकुलरली किस किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है, अच्छा ये राइटिंग आपको दिख रहा है ना पूरा क्लियर, अगर दिख रहा है तो यस, ओके थैंक यू। तो यहाँ पे ब्लू कलर में जो लिखा है
वो हर एक चैप्टर के अंदर कौन सा यूनिट, कौन सा कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पे ग्लेशियोफ्लूवियल है, फिर यहाँ पे ड्रामलिन है, एस्कर है, केम है, केटल होल है। तो ये वाला कुछ कुछ लैंडफॉर्म का नाम है। आप जब वहां पे पढ़ेंगे ग्लेशियर लैंडफॉर्म, इरोजनल हो डिपोजिशनल हो, तो आपको तब ये पता लग जाएगा। अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं है, अभी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चीज हम पढ़े। तो यहाँ पे ये वाला टर्मिनोलॉजी आपको देखना है। आगे आपको देख लीजिए, यहाँ पे जो रॉक्स एंड मिनरल्स था उसमें कौन सा टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मेटामॉर्फिक, स्लेट। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूँ कहाँ से आया, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन से ही मैंने ये टर्मिनोलॉजी आइडेंटिफाई किया है। देखो मेटामॉर्फिज्म, यहाँ पे देखो मेटामॉर्फिज्म, उसके बाद स्लेट, यहाँ पे देखो स्लेट, उसके बाद सिस्ट, यहाँ पे देखो सिस्ट, उसके बाद है फिलाइट, यहाँ पे देखो नीस मार्बल क्वार्टजाइट, नीस मार्बल क्वार्टजाइट। ठीक है, यानी ये कंसेप्ट आपको पूछा है। आपको लग सकता है कि इसका आंसर तो एक ही होगा, तो आपने 4 क्यों लिखा है? 4 इसलिए लिखा है, अगर आपको ये वाला, मान लीजिए मैं मानता हूं अभी के लिए ये वाला राइट है, ठीक है, तो ये तीनों तो राइट नहीं है, लेकिन अगर आप इन तीनों में किसी का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, डेफिनेशन अबाउट आपको पता है, तो आप आंसर तो नहीं ला सकते लेकिन एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो आप ये श्योर हो जाएंगे कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता या फिर ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो जो बचा रहा है उसका आपका आंसर होगा। तो आप एक तो डायरेक्ट वे में जा सकते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट वे में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब इंटीरियर ऑफ द आर्थ से ये जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे आया है। तो इसी तरीके से माउंटेन बिल्डिंग से कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, जहां क्वेश्चन जहां से आ रहा है। प्लेट टेक्निक से भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको निकालना है और वहां से देख लेना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यानी हम लोगों ने यूनिट, चैप्टर और एक चैप्टर में कौन सा यूनिट, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन या ऑप्शन ज्यादा पूछे जा रहा है। अगर इतना देर तक हम लोगों ने कर लिया तो आपका जो हार्डवर्क है वो बहुत कम बच गया। यानी अभी आपको 4000 या 5000 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम पढ़ने के बाद भी आप अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हैं। और अगर कम पढ़ना है आपको तो उस पर आप रिवीजन भी ज्यादा कर सकते हैं। तो आपका अगर उसी टाइम आप दोनों में देंगे तो जितना रिजल्ट आएगा, एक पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट है अगर वहाँ आइडेंटिफाई कर लिया और आप वहाँ पे एफोर्ट और टाइम दे रहे हैं अपना, तो वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया यूनिट से इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट से चैप्टर, और एक चैप्टर से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट या की टर्मिनोलॉजी आइडेंटिफाई कर लिया। की टर्मिनोलॉजी आइडेंटिफाई कर लिया। की टर्मिनोलॉजी क्या बोल रहा है, किसके बारे में आपको पूछ रहा है। यहाँ पे देखो 2 चीजें लिखा है, एक क्वेश्चन अगर आपके पास है ना, तो एक क्वेश्चन में ये 2 एस्पेक्ट रहता है। की टर्मिनोलॉजी यानी किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और डिमांड यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसका मतलब यह है कि उसके बारे में क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये पूछा है कि राहुल आज आया क्या, किसके बारे में पूछ रहा है, राहुल के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आया है कि नहीं आया है। अगर राहुल की जगह किसी और नाम का दे दिए, राम आज आया क्या, तो यहाँ पे आया क्या ये फिक्स्ड है, राम चेंज हो गया, यानी डिमांड फिक्स्ड है, उसका जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गया। अब किसके बारे में पूछ रहा हूँ, राम के बारे में। अगले आप उसके सीता पूछ लीजिए, तो सीता आया क्या, किसके बारे में पूछ रहे हैं, सीता। ये हुआ डिमांड और टर्मिनोलॉजी के बीच में अंतर, यानी किसके बारे में पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। दूसरे हिसाब से आप भी देख सकते हैं, राहुल आया क्या, राहुल के बारे में पूछ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिमांड क्या है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राहुल खाया क्या, खा रहा है कि नहीं खा रहा है। डिमांड के यहाँ पे यानी किसके बारे में पूछ रहा है वो फिक्स्ड है, लेकिन क्या पूछ रहा है वो चेंज हो गया। तो एक क्वेश्चन में डिमांड और टर्मिनोलॉजी, डिमांड और कंसेप्ट दोनों रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डैश यानी
कि which is not an evidence in support of sea floor spreading, यानी इनमें से आपको कुछ एग्जांपल दे दिया, कुछ कंसेप्ट दे दिया, इनमें से कौन सा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एग्जांपल नहीं है, यही पूछ रहा है आपको। तो यानी किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, ये पूछ रहा है सेडिमेंट के बारे में, ये पूछ रहा है पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में, ये पूछ रहा है टाइडल फोर्स रिलेशन विद वोल्केनिज्म, इसके बारे में पूछ रहा है। वो क्या है, वो ही कंसेप्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने जो ब्लू कलर में जो पहले आपको बोला कि कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में क्या पूछ रहा है, यानी वो लोग क्या जानना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहता है कि इसमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल या एविडेंस नहीं है। इनमें से कौन सा इसका एविडेंस या एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे एविडेंस या एग्जाम्पल क्या हो गया, एविडेंस या एग्जाम्पल हो गया डिमांड, और कोर कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सेडिमेंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ से आया है, सेडिमेंट यहाँ से, फिर पैलियोमैग्नेटिज्म, टाइडल फोर्स, फिर मैपिंग ऑफ वोल्केनिक आइलैंड यहाँ पे आया। यानी यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि एक क्वेश्चन में दो चीजें होता है, एक तो है कॉन्सेप्ट यानी किसके बारे में पूछ रहा है, दूसरा है डिमांड यानी उसके बारे में क्या पूछ रहा है। आगे और एक देख लेते हैं, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, सैन एंड्रियास फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको क्वेश्चन दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। यानी यहाँ पे एक डिमांड क्या है, एग्जाम्पल पूछ रहा है, किसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, सैन एंड्रियास फॉल्ट किसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी क्या है, एक तो है सैन एंड्रियास फॉल्ट, दूसरा क्या क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो इस चारों में से किसके अंडर आता है, पूछ क्या रहा है, एग्जाम्पल, किसके बारे में पूछ रहा है, वो सैन एंड्रियास फॉल्ट, यानी एग्जाम्पल जो है ये हो गया डिमांड, और यहाँ पे ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है ये हो गया इसका टर्मिनोलॉजी। यानी इस वाले में जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस कंसेप्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए, वो यहाँ से आ जाएगा, पता आपको ये होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए ये, ठीक है अभी तक। तो इस हिसाब से आपको पूरा के पूरा एक यूनिट में जो जो चैप्टर है उसको एनालाइज करना है। हम लोगों ने आपके लिए कुछ करके रखा है एक चैप्टर में समझाने के लिए। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि ये डिमांड वाला जो चीजें है, एक क्वेश्चन में डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना है और कॉन्सेप्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे इस चैप्टर को, इस टेबल को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको और आसानी हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो यस, अगर नहीं आया तो नो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप दिल खोल के बोलिए, मैं मुझसे जितना हो पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो यस, अगर नहीं आया तो नो। ओके, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। तो हो सकता है किसी को समझ में अगर नहीं आए तो आपको जब ये YouTube में मिल जाएगा वीडियो, दोबारा इसको देख लीजिए तो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि की टर्म और डिमांड। इस टेबल में और भी कुछ कुछ चीजें हैं। यहाँ पे है केम इन लास्ट 7 years पेपर, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे है योर स्टेटस। ये क्या चीज है, पहला देखिए केम इन लास्ट 7 पेपर्स, क्योंकि हम लोगों के पास 7 पेपर है। अपने जो पहला वाला टेबल देखा कि कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, वहां से हम लोगों ने देखा कि 7 पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो उस 7 पेपर में इस चैप्टर से, यहाँ पे कौन सा चैप्टर लिया है मैंने, यहाँ पे चैप्टर लिया है एजेंट्स ऑफ इरोशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोगों ने देखा है आपको कि कैसे 1 या 2 साल में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले हम लोगों ने एजेंट ऑफ इरोशन के देख रहे हैं, पिछले 7 पेपर में कितना क्वेश्चन आया है हम लोगों को पहले वो देख लेना है।
तो हम लोगों ने क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पहले जो यहाँ पे लिखा है ये साल है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो लिखा है ये कितना क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे जो तीसरा वाला पॉइंट है यहाँ पे है जो क्वेश्चन आया है वो यूजीसी नेट के पेपर में कितना नंबर पे थे, यानी पहला वाला क्वेश्चन है इस हिसाब से। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 2023 में क्वेश्चन कितना आया है, एक ही आया है, ठीक है। एक कितना क्वेश्चन आया है, एक। वो जो क्वेश्चन आया है वो आपको कहाँ मिलेगा, 2023 पेपर अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो एजेंट ऑफ इरोशन से है। ये 2023 का हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए 2021 का 2 शिफ्ट का पेपर है, यानी ये शिफ्ट 1 के लिए है और यहाँ पे जो है ये शिफ्ट 2 के लिए है, ठीक है। उसी तरह हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिसंबर 2020 में कितना आया, दिसंबर 2019 में कितना आया, जून 2019 में कितना आया और दिसंबर 2018 में कितना आया। तो यहाँ पे कितना आया, एक क्वेश्चन आया। 2020-21 शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन आया, इसमें कितना आया, 3 क्वेश्चन आया। ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी से नहीं है, एक अकेला चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। यानी पूरा जियोमॉर्फोलॉजी से 3 आ रहा है ऐसा नहीं है, एजेंट ऑफ इरोशन एक चैप्टर है इसके अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर में जितना क्वेश्चन आ रहा है उसमें, यानी जियोमॉर्फोलॉजी से हम लोगों ने देखा 8 to 14 क्वेश्चन में वेरी होता है। तो अगर मान लीजिए आपका 8 to 14 क्वेश्चन वेरी हो रहा है और एक चैप्टर से अकेला 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। दूसरा है, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आया है, यहाँ पे देखिए फिर से 5 क्वेश्चन आया है, यहाँ पे 1 क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया, ठीक है। यानी एजेंट ऑफ इरोशन वाला जो चैप्टर है कुल मिला के 7 साल में यहाँ पे कितना क्वेश्चन आया, 17 क्वेश्चन आया। तो आप समझ सकते हैं ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। और अगर आप नेट दे रहे हैं इसी तरह से आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप आपके लिए समझ सकते हैं कि नेट जेआरएफ निकलना आपके लिए कितना टफ हो सकता है। और अगर आपको पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आप वो अच्छी ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये टॉपिक हमको कितना मार्क्स आगे लाके ले जाएगा, कितना मार्क्स आगे ले जाएगा। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन आया है, हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 7 पेपर आया है। तो आप लोगों को ऐसे हर एक चैप्टर के लिए आइडेंटिफाई कर लेना है कि उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और दूसरा है हर एक साल में कितना क्वेश्चन आ रहा है। एक पहला हुआ। दूसरा देखिए, आप ये तो हो गया एक, इसी कॉलम में आपको और एक चीज देखने को मिलेगा। एक है 2023, 21, 21, 2020, 2019, 19, 18। यानी ऐसा नहीं है कि एक साल अंतर आ रहा है, हर साल आ रहा है। ऐसा भी कुछ टॉपिक है जो एक ऑल्टरनेट ईयर में आता है, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर इस साल आया है तो अगले साल नहीं आएगा, उस फिर से उसके अगले साल आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर साल आ रहा है, यानी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि कितने साल का इंटरवल में आ रहे हैं। एक तो है कितना क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा है कितना साल का इंटरवल में क्वेश्चन आ रहा है। उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक, यानी अगर आप 2023 दिसंबर का पेपर खोलेंगे तो जियोग्राफी का यानी पेपर 2 का पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से मिलेगा, वो एजेंट ऑफ इरोशन। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला 1, 3, 4, 8, 2, 6, 1, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 1 है। इसका क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू ये है कि अगर आप पेपर निकालेंगे तो उसमें पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला आने का चांसेस है। इसका मजा यह है कि अगर आपको वो चैप्टर अच्छी तरीके से आ रहा है, ज्यादातर केस में पेपर में क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी जो है ना वो पहले आता है, यानी 1, 2, 3, और अगर 50 से स्टार्ट हो रहा है तो 51, 52, 53 पहला जो चंक का क्वेश्चन है वो जियोमॉर्फोलॉजी से है। अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और एग्जाम हॉल में आप
पहला से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले से क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो अगर जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन पहले में है तो मुझे ये लगता है कि अगर जियोमॉर्फोलॉजी आपसे पूरा ढंग से पढ़ लेना है, अगर जियोमॉर्फोलॉजी क्वेश्चन पहले आ रहा है और आपका स्ट्रांग बना लिया जियोमॉर्फोलॉजी, यानी पहले से आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, मान के चलता हूँ, तो आपका बाद में जो क्वेश्चन आएगा उसको अटेंड करने का जो माइंडसेट होगा वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। और एग्जाम हॉल में अगर आपका होप नहीं लूज हो और आप कॉन्फिडेंस में हो तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाए। तो यहाँ पे भी देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक है, एक 3 है, 4 है, यहाँ पे देखिए 2, 6, 5, यानी पहला चंक ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से दिया गया है। तो अगर ये वाला चैप्टर आपको आ रहा है और पहला चंक ऑफ क्वेश्चन में कई चैप्टर आप श्योरली ठीक कर रहे हैं कि मैं तो ये 100% श्योर हूँ ये क्वेश्चन मैं जो कर रहा हूँ ये करेक्ट है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। बाद में पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप सही ढंग से और अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो केम इन लास्ट 7 पेपर्स, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें हम लोगों ने 3 चीजें देखा। ओके, इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अभी वो वाला जो केम इन लास्ट 7 पेपर्स, ये जो वाला पॉइंट था इसमें एक ले हम लोगों ने देखा कि हर एक साल में कितना क्वेश्चन आ रहा है, यानी हम लोगों ने पहले देखा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, यहां से दूसरा क्वेश्चन देखा कि कितने साल के इंटरवल में आ रहा है, हर साल आ रहा है या 1-2 साल के इंटरवल में आ रहा है। इंटरवल में तब उस हिसाब से उसको इंपॉर्टेंस देंगे, और अगर हर साल आ रहा है तो वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, यानी यहाँ पे इंटरवल देखना है। ये भी आपको ये बोल रहा है कि कितना इंटरवल में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लोगों ने जो देखा वो है नंबरिंग, यानी क्वेश्चन पहले आ रहा है और आपको क्वेश्चन आंसर अभी करेक्ट हो पा रहा है आपसे, तो यहाँ पे नंबरिंग। ज्यादातर केसेस में जियोमॉर्फोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो पहले ही आता है, तो आपको अगर जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रांग है तो आप पहले से स्टार्ट कीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रांग बना लीजिए, और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और जियोमॉर्फोलॉजी आपको अच्छा भी नहीं लगता तो आप पहला चंक ऑफ क्वेश्चन, मैंने अभी एग्जाम स्टार्ट हुआ अभी वो क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश मत करिए, हालांकि अटेंड आपको पूरा करना है क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन पहले से उसको मत करिए। जो वाला पोर्शन आपको अच्छा लगता है वो वाला पोर्शन से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा और आप ज्यादा अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे, है ना। तो ये केम इन लास्ट 7 ईयर्स में जो हम लोगों ने देखा उसका बेनिफिट ये तीनों है। आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखो सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन से दिखाता हूं। ये 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार पढ़िए आप। Which among the following scholars point the term permafrost, यानी आपके यहाँ पे 4 स्कॉलर का नाम दे दिया गया है, इनमें से कौन है जो परमाफ्रॉस्ट का जो टर्म है परमाफ्रॉस्ट उसको पॉइंट किया है, यानी उसका आविष्कार किया है, उसका नाम दिया है। तो चारों में से आपका एक आंसर होगा, आपको वो सिलेक्ट करना है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये चारों में से एक सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला देखिए, लेटरल प्लानेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन किसने दिया था। तो यहाँ पे भी 4 स्कॉलर का नाम दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सही कौन है, यानी ये वाला जो है आपको डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ये सिंगल स्टेटमेंट है। मल्टीपल क्या है हम लोग आगे जाके देखेंगे, तो अभी के लिए यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है आप वहां से डायरेक्ट आंसर तक जा पा रहा है, तो ये हो गया सिंगल स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए
आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल डिजास्टर। उसके बाद आपको क्या दिया है, 4 नाम दे दिया गया है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आंसर यहीं पे आ जाएगा, चारों में से किसी एक होगा, लेकिन ये बोल रहा है चारों में से एक नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके बाद आपको क्या कॉम्बिनेशन दे दिया, ए एंड बी यानी ए और बी, ए एंड ए प्लस बी। दूसरा दिया है बी एंड सी यानी बी और सी, सॉरी बी और एंड सी यानी ये भी हो सकता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। उसके बाद देखिए सी एंड डी यानी ए प्लस ए, और बी एंड डी, ये बी एंड डी ये, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले आ रहा था, पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था, आपको क्वेश्चन एक ही आंसर होगा, आपने डायरेक्ट कर लिया। यहाँ पे पहले तो आपको ऑप्शन दे दिया गया, बाद में एक ऑप्शन के साथ दूसरा ऑप्शन जोड़ दिया गया और फिर एक ऑप्शन बनाया गया, यानी यहाँ पे 2 स्टेज है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट इसी को कहते हैं। अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट का आंसर कर रहे हैं तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, आपको सोचना भी ज्यादा है। पहले जो क्वेश्चन आ रहा था यानी कोविड के पहले, वहां पे क्या था, वहां पे सिंगल स्टेटमेंट ज्यादा था, तो हम लोग बोलते थे कि पेपर थोड़ा इजी है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट ज्यादा है, यानी 2 के साथ जोड़ के बना रहे। तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का स्टाइल में भी ऐसा होगा कि हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर्म करें और उसके साथ साथ सिंगल स्टेटमेंट फॉर्म करें और उसके साथ साथ 2 स्टेटमेंट को जोड़ के मल्टीपल स्टेटमेंट भी बनाएं। अगर आप उस हिसाब से पढ़ पाएंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि सिंगल स्टेटमेंट कितना आ रहा है और मल्टीपल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट कैसा होता है और मल्टीपल स्टेटमेंट कैसा होता है। तो इसका क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन ये है यहाँ पे देखिए सिंगल स्टेटमेंट 8 और मल्टीपल स्टेटमेंट 9, यानी यहाँ से जितना क्वेश्चन आ रहा है लगभग 50% सिंगल स्टेटमेंट का है, लगभग 50% मल्टीपल स्टेटमेंट का है। ये आपको बताएगा कि उस चैप्टर को आपके कैसे तैयार करना है और उस चैप्टर से आप कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 50-50 है यानी आप वहाँ पे मीडियम टाइम आपको लगेगा आंसर करने में, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर करने में ज्यादा लगता है और सिंगल स्टेटमेंट का आंसर करने में कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे 8 और 9 है यानी 50-50 है। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट किसी भी चैप्टर से ज्यादा आ रहा है यानी वहां पे आपको और डीप जाना है, और आप जब वहां का आंसर करेंगे तब भी आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। और अगर किसी चैप्टर से सिंगल स्टेटमेंट आ रहा है यानी आपका उस चैप्टर में टाइम कम लगेगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप उसका डिसीजन भी जल्दी ले पाएंगे, है ना। तो ये हो गया सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस। आगे हम लोगों ने देख लिया कि डिमांड क्या है और कोर कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट क्या है और इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी, कैसे कॉन्सेप्ट या की टर्मिनोलॉजी आइडेंटिफाई करना है आपको सिखा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जितना भी साल का क्वेश्चन आ रहा है यानी 2018 दिसंबर से 2023 पेपर के लिए, ये जो टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर से यानी एजेंट ऑफ इरोशन से, इस टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन दिया है। लेकिन इसका ब्रैकेट में देखिए 5 है, इसका ब्रैकेट में 4 है यानी 4 है, इसका ब्रैकेट में 3 है, इसका ब्रैकेट में 1 है। यानी कि इसका मतलब है यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है उसमें या तो ऑप्शन में या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट 5 बार पूछा गया है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट 5 बार पूछा जा रहा है तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये वाला आपको किसी भी हालत में ये कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं करना है। आप अगर कुछ अच्छा टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो इस यहाँ पे जितना भी टर्मिनोलॉजी लिखा है इसको छोड़ के भी और टर्मिनोलॉजी है, तो आप वहाँ पे थोड़ा कम एफर्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको पूरा ही छोड़ना है, एफर्ट कम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 4 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे देखो 3 3 3 3 3, यानी यहाँ पे 3 है यानी 3 क्वेश्चन में इसका रिपीट हुआ है आउट ऑफ 17। आउट ऑफ 17 का 3 क्वेश्चन है यानी लगभग 16% का आसपास होता है। तो वो जो टर्मिनोलॉजी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है
कि कौन सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, और उसी तरह एक कॉन्सेप्ट पिछले जो पेपर है हमारे पास वहां से कितना बार पूछे जा रहा है, तो उस हिसाब से हम उस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो अब डिमांड, यहाँ पे डिमांड क्या पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है 7 बार। डेफिनेशन, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन नहीं, अगर डेफिनेशन है तो यानी उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है या फिर उसके संबंध अबाउट में पूछा गया है। तो ये तीनों मैंने एक ही ग्रुप में रखा है, क्योंकि आप अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप बाकी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब एग्जाम्पल, डेफिनेशन, कोई टर्मिनोलॉजी है पॉइंट बाय, और एक है फॉर्मेशन, यानी ये किस हिसाब से फॉर्म हो रहा है, इसका पीछे का बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ताकि ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये सब पूछ रहा है। अब ये कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पूछा ग्लेशियो-फ्लूवियल लैंडफॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि ग्लेशियो-फ्लूवियल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, इनमें से आप बताइए, है ना। तो ये एग्जाम्पल का वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे पूछ रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल है, और फिर आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, आप वहां से 4 ऑप्शन दे दिए गए, वहां से आप आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर उसका मल्टीपल स्टेटमेंट भी बना सकता है, 2-3 को एक साथ जोड़ जोड़ के बना सकता है। ये हो गया एग्जाम्पल। अगर डेफिनेशन, मान लीजिए यहाँ पे है ड्रामलिन। ठीक है, तो एक हो सकता है कि ड्रामलिन का एक बारे में कुछ पूछ लिया आपको, या फिर उसका डेफिनेशन। मान लीजिए आपने इजिली, मैं मानता हूं कि पूछा है कि डिफाइन ड्रामलिन, और उसके नीचे कुछ कुछ डेफिनेशन या उसके संबंध में कुछ कुछ स्टेटमेंट बोल के रखा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो चारों स्टेटमेंट दिया गया है आपके, उसके साथ ड्रामलिन किसके साथ डायरेक्टली मैच कर रहा है। एक ये हो सकता है। दूसरा ऑपोजिट भी हो सकता है, पहले आपको डिफाइन या स्टेटमेंट कर दिया गया है, उसके बाद आपको पूछ रहा है कि ऊपर में जो स्टेटमेंट है और नीचे चारों में से किसके बारे में पूछा गया है, यानी ये 2 तरीके से घुमा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि एक की टर्म है, एक की टर्म को एग्जाम्पल के हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि ग्लेशियो-फ्लूवियल लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन है। दूसरा, एक आपको कोर कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, और कोर कॉन्सेप्ट में से आपको पूछा गया है कि उसका डिफाइन क्या है, उसका डिफाइन कीजिए, नीचे स्टेटमेंट, आपको डेफिनेशन आइडेंटिफाई करना है, या फिर डेफिनेशन बना के रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में बोल रहा है। ये हो गया डेफिनेशन और एग्जाम्पल। आगे कॉइन बाय, आगे जो है कॉइन बाय, यानी किसी भी एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया है आपको, वो किसने दिया है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि परमाफ्रॉस्ट, एक कॉन्सेप्ट है परमाफ्रॉस्ट, तो कॉन्सेप्ट ये पूछा गया है कि परमाफ्रॉस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, यानी ये टर्मिनोलॉजी कॉइन बाय। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे पूछा जाता है, फॉर्मेशन पूछा जाता है, मान लीजिए आपको दिया गया है वाटरफॉल। ठीक है, यहाँ पे है वाटरफॉल, तो वाटरफॉल फॉर्म होने के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया गया है, उसमें से एक ऑप्शन है ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, यानी एक हार्ड रॉक है, उसके ऊपर सॉफ्ट रॉक है, उसके ऊपर फिर हार्ड रॉक है, उसके ऊपर फिर सॉफ्ट रॉक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मेशन होने के पीछे कौन सा कंडीशन जरूरी है या ये कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी से ये वेरिएशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अभी आपको सुनने में टफ लगता है, बाद में अगर आपको एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे वेंटिफैक्ट है, एक टर्मिनोलॉजी आपको दे दिया गया है, आप उसके बारे में यहाँ से ट्राई कर रहे हैं, उसका किसका एग्जाम्पल है वो, है ना, उसका डिफिनेशन। वेंटिफैक्ट किसको बोला जाता है, वेंटिफैक्ट का जो टर्मिनोलॉजी है वो किसने दिया था, या फिर वेंटिफैक्ट फॉर्म होने के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है। अगर आप ये जब वेंटिफैक्ट पढ़ेंगे उसके बाद अगर आप खुद से ये पूछ लेते हैं, तो आपका ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वेंटिफैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
अगर आप जो चारों वेरिएशन है यहाँ पे, अगर आप उसका पूरा वेरिएशन खुद ही खुद आंसर दे पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर कहीं पे रुक रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, बुक में जाके एक बार देख लेना है कि आप ये आंसर भूल गए, आपको देख लेना है, फिर से आगे आ जाएंगे। इन जनरल हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इन जनरल हम लोग जब पढ़ते हैं तो पूरा बुक एक बार पढ़ लेते हैं, नॉर्मली 1 2 3 4 5 ऐसे करके, फिर पेज को पलट देते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। तो उसमें से कौन सा हमको याद है, कौन सा भूल गया है, या फिर एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जा रहा है, वो हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसीलिए हम लोग पढ़ने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। मेहनत हार्डवर्क रह रहा है लेकिन वो स्मार्ट नहीं हो रहा है। तो स्मार्ट होने के लिए आपको एक पीवाईक्यू पेपर लेना है। पीवाईक्यू पेपर से यूनिट आइडेंटिफाई करना है, हर एक यूनिट से आपको चैप्टर आइडेंटिफाई करना है, और चैप्टर में से आपको कि कोर कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है। आपको लग रहा है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, पहले ये टाइम टेकिंग है, लेकिन बाद में आप जब उस चैप्टर को, उस थीम को पढ़ेंगे तो आपको एकदम कंक्रीट, एकदम पूरा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड लाइन आपको दे देगा। तो वहां पे आपको मान लीजिए एजेंट ऑफ इरोशन आप पढ़ रहे हैं, उस पर आप 20 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है कि मान लीजिए मैं अभी एज एन एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग है, तो माउंटेन बिल्डिंग में आप उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब आपके पास ये वाला टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टेबल नहीं है, आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप एजेंट ऑफ इरोशन में भी जितना टाइम दे रहे हैं, माउंटेन बिल्डिंग में भी आप उतना टाइम दे रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन के लिए, नेट के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, है ना। तो ये अगर टेबल आपके पास पूरा हो जाए, यूनिट यूनिट से, चैप्टर चैप्टर से कोर कॉन्सेप्ट, और कोर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी डिमांड, अगर आपके पास ये पूरा अच्छी तरीके से टेबल बना रहे, तो आपका जो गाइडलाइन होगा, जो रोड मैप बन जाएगा, वो आपको लगभग 50% काम आपको आगे कर देगा, क्योंकि आगे का जो मेहनत है उस हिसाब से घट जाएगा। तो मैंने आपको जो बोल रहा हूँ, देखने के बाद जो लग रहा है कि ये 4000 5000 पेजेस पढ़ना है, आपको उतना नहीं पढ़ना है, उससे कम पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको बार बार पढ़ना है, ताकि वो पूरा सॉलिड बैठे, और वहां से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसी हिसाब से एनालाइज कर लिया है ऑलरेडी, और कैसे पूछेंगे वो आपके लिए पूरा कंक्रीट कर दिया, जो इतना बड़ा था वहां से पूरा छांट छांट के आपको लिए छोटा बना दिया। तो आपको वो छोटा को बार बार पढ़ना है, और नेट के लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार यस। अच्छा, यहाँ पे एक दो को समझ में नहीं आया, बाकी जितना था ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से आई होप डिलीवर ठीक से हुआ है। तो जिसको समझ में नहीं आया, आपके पास ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, आप दोबारा उसको देखिए। उसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो हम लोग आगे भी क्लास कंटिन्यू करेंगे, इस वीक तक चलेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो 5 दिन तो चलेगा ये। तो आप कल मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका अगर और भी कुछ क्वेश्चन है, अगर आप सबके सामने अभी नहीं पूछना चाहते, तो आप ग्रुप में भी वो क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आगे जो क्लास होगा उसको एड्रेस करने की, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग जो मिल जाएगा आपको ठीक से देख लेना है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, यूनिट, यूनिट से चैप्टर, चैप्टर से कोर टर्मिनोलॉजी, ये देख लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है योर स्टेटस, यानी आपका स्टेटस क्या है, वो कैसे पता लगेगा। आपका स्टेटस पता लगेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी 2023 एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो एजेंट ऑफ इरोशन से है। तो एजेंट ऑफ इरोशन से जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको वो क्वेश्चन इजी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, टफ लग रहा है, ये आपको उस क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है। यहाँ तक मैंने जो दिया ये सबके लिए सेम है, यानी केम इन लास्ट 7 ईयर्स, फिर वो क्वेश्चन का टाइप, फिर कोर कॉन्सेप्ट और डिमांड, यहाँ तक सबके लिए सेम है। लेकिन यहाँ पे जो योर स्टेटस वाला पार्ट है, ये आपका खुद का है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस दूसरे के साथ मैच नहीं होगा। और जब तक आप खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता करेंगे, उस हिसाब से आपको आगे जाना थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आपका अंदर क्या डिजीज है, आप अगर वो पता लगा लेंगे, तो उस हिसाब से आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं, कुछ कुछ उसी तरह का है। तो आपका स्टेटस अगर पता लग जाए कि एक क्वेश्चन आपने देखा है, ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, मीडियम है, टफ है, तो आप यहाँ से लिखेंगे। 17 क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन आपको इजी लगा,
मैं हाइपोथेटिकली मान रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करेंगे क्या आपका क्वेश्चन इजी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, टफ लग रहा है। मान लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन आपको मीडियम लगा, तीसरा वाला क्वेश्चन आपको टफ लगा, चौथा वाला क्वेश्चन फिर से आपको टफ लगा, पांचवा क्वेश्चन आपको मीडियम लगा, सिक्स क्वेश्चन जो था मान लेते हैं वो फिर से टफ लगा, सेवन क्वेश्चन जो है वो फिर से टफ लगा, 8 क्वेश्चन इजी लगा, 9 वाला जो क्वेश्चन है वो इजी लगा, 10 वाला क्वेश्चन मीडियम, फिर अगला क्वेश्चन टफ, फिर अगला क्वेश्चन टफ, फिर अगला क्वेश्चन मीडियम। 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, अगला क्वेश्चन मीडियम, उसका अगला क्वेश्चन मीडियम, उसका अगला क्वेश्चन टफ, और मान लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन मीडियम है। तो यहाँ पे इसके बाद टोटल कर लेना है कि इस चैप्टर से आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि यहाँ पे मान लीजिए 4 आया है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया है 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो आउट ऑफ 17 क्वेश्चन क्या लगा आपको, आउट ऑफ 17 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से यानी एजेंट ऑफ इरोशन से आया है, एजेंट ऑफ इरोशन यहाँ से आया है, उसमें 4 क्वेश्चन आपको इजी लगा, उसमें 7 क्वेश्चन आपको टॉप लगा, मीडियम लगा, और 6 क्वेश्चन आपको टॉप लगा, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका मीडियम है 4, इजी है 4, और मीडियम टू टॉप है 13, यानी आपका इस चैप्टर में पकड़ कमजोर है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, नेट के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपका इस चैप्टर से पकड़ कमजोर है। तो अगर इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस चैप्टर से आपका कितना पकड़ है, आपका कहाँ कहाँ गलती है आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आप टू द पॉइंट स्मार्टली मेहनत करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से ये टेबल आपके पास होना चाहिए। यहाँ तक तो सबका सेम है, आप दोस्तों से भी इसका उधार ले सकते हैं कि मैंने ये चैप्टर कर रहा हूँ, तुम अगला चैप्टर करो, आप बोल सकते हैं। लेकिन योर स्टेटस वाला जो पार्ट है ये आपका खुद का होगा, है ना। तो योर स्टेटस अगर खुद का होगा तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए इजी है, मीडियम है, टफ है, कहाँ रिलाई कर रहा है इस चैप्टर में जो नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है उसके रिगार्डिंग। तो आपको उस हिसाब से आगे का तैयारी करने में आसान होगा, है ना। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट यूनिट यानी 10 यूनिट में हम लोगों ने 3 कैटेगरी बना लिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एवरेज है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक यूनिट से हम लोगों ने चैप्टर वाइज आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से 1 साल बाद क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से 2 साल बाद क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से रेयरली क्वेश्चन आ रहा है। और एक यूनिट यानी यहाँ पे देखो 1, और एक यूनिट में कौन सा टर्मिनोलॉजी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस टर्मिनोलॉजी के बारे में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है यानी कोर कॉन्सेप्ट या की टर्म, उसके बारे में क्या पूछा जा रहा है यानी डिमांड। मैंने आपके यहाँ बना दिया है, आपको पॉज करके वीडियो को देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जो ग्रीन कलर का है वो चैप्टर आइडेंटिफाई किया है, उसके साथ साथ जो रेड कलर का गया है वो डिमांड के बारे में पूछा है, और राइट साइड में जो ब्लू कलर का है वो आपको पूछा गया है कि वो जो कॉन्सेप्ट पूछा गया किस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया। तो आप उसको पॉज करके एक बार एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके नीचे वाला जो रेड ब्लू और ग्रीन में लिखा गया है उसको आप पढ़ेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। और एक बार अगर आप सीख लेंगे तो आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आगे हम लोग जब करेंगे तो आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता लग गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पता लग गया कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या डिमांड है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या पूछ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने कैसे पढ़ना है ये हम लोगों ने देख लिया, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा जो था कैसे पढ़ना है, दूसरा है सॉरी कौन क्या पढ़ना है, और दूसरा है कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड आपको पता लग गया, आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि 10 चैप्टर से 10 यूनिट से कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट से 10 से 20 जो चैप्टर है उसमें से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और एक चैप्टर से जितना कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट हर साल आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको नेट या जेआरएफ के लिए कौन सा पॉइंट कौन सा कॉन्सेप्ट आपको जानना ही चाहिए वो आपको पता लग गया है ना। तो अभी व्हाट टू रीड हम लोगों ने क्लियर कर लिया, यहाँ तक अगर आपको ठीक है कि व्हाट टू रीड आपने समझ गया तो एक बार यस।
आई होप आप लोगों को ये जो अभी तक जो टेबल देखा है उसके बाद शायद नेट के बारे में जितना ह्यूज सिलेबस लग रहा था अभी आपको थोड़ा छोटा लगने लगेगा और थोड़ा कंक्रीट वे में लगने लगेगा। आई होप आपको लगने लगेगा। हालांकि ये पहले टाइम में करने में थोड़ा दिक्कत है, हम लोग आपके साथ में है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कहीं पे रुक गए हो, आप या तो क्वेश्चन क्लास में पूछ सकते हैं या फिर आप वो जो हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे जो अभी जो सेशन चल रहा है ये आपके लिए चल रहा है। अगर हम लोग आपका जो क्वेरी है अगर सही ढंग से उसका आंसर कर पा रहे हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी 1.5 आवर हो गया, थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक दे या बाकी का पोर्शन आगे क्लास करना चाहेंगे आप? अगर ब्रेक के बाद फिर से आप बैठना चाहेंगे ए, और अगर आगे आज क्लास स्टॉप करके आगे करना चाहेंगे तो बी। अभी हम लोगों को जो पार्ट रह गया स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, ये हम लोगों ने देखा कि व्हाट टू रीड। इसके आगे हम लोगों को हाउ टू रीड, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे ये समझ गया। अब जो पढ़ेंगे उसको कैसे पढ़ेंगे ये हम लोगों को देखना है, ताकि हम लोग नेट का जो ह्यूज सिलेबस है हम लोग एक साथ पढ़ने के साथ साथ हम भूलते जा रहे हैं वो ना भूले, है ना। वो जितना पढ़ रहे हैं वो पूरा अच्छे तरीके से ढंग से समझ में आ जाए, जो एक बार पढ़े वो हमारे पास रह जाए, या फिर कहीं पे हम लोग भूल गए तो वो आइडेंटिफाई करे कि इस पोर्शन को हम भूल गए, ताकि थोड़ा कम टाइम कम एफर्ट में हम आगे जा सकते हैं। मान लीजिए एक रोड है, रोड में कुछ कुछ गड्ढा हो गया, तो आपको अगर रोड को प्रिपेयर करना है, रिपेयरिंग करना है, तो ये दो ऑप्शन है। एक तो है जहां जहां गड्ढा हो गया आप उसको फिलअप कर लीजिए, दूसरा है नहीं तो आपको पूरा फिलअप करना है। अगर आप पूरा उससे ऊपर पूरा फिलअप करना चाहेंगे तो आपको टाइम, एफोर्ट और कंटेंट सब ज़्यादा लगेगा। लेकिन आपको अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि कहाँ कहाँ गड्ढा है तो आप कम टाइम में कम एफर्ट में तो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो जो कंटेंट है उसी कंटेंट में आप बहुत ज़्यादा जो गड्ढा है उसको रिपेयर कर सकते हैं, यानी उसी एफर्ट उसी टाइम में आप और भी आगे जा सकते हैं नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग वो देखेंगे कि हाउ टू रीड, अभी देखा है कि व्हाट टू रीड। बी लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्लास आपको अच्छा लगा क्या? अगर क्लास अच्छा लगा तो अभी ए, और अगर क्लास आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो बी। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे दिन से कोशिश करूंगा और थोड़ा धीरे जाने की और थोड़ा ग्राउंड लेवल पे। अगर क्लास अच्छा लगा तो ए, अगर नहीं लगा तो बी। अच्छा इसका मतलब क्लास में आपका दिक्कत नहीं है, क्लास अच्छा लगा, लेकिन जैसे हमारा टाइम ज़्यादा हो गया तो अभी के लिए आप लोग थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं, फिर संडे है, आपको भी थोड़ा रेस्ट लेना है, घूमना है, वीकेंड है, थोड़ा मज़ा करना है। ओके ठीक है, तो हम लोग कल का क्लास जो करेंगे वो हाउ टू रीड में होगा, है ना। अच्छा इसका एक बार मोटा मोटा तरीके से हम लोगों ने समराइज कर देता हूँ 5-7 मिनट में, है ना। रुकिए थोड़ा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया था, 5 मिनट रुकिए, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जो चैलेंजेस है वो देखा, चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, यानी व्हाट टू रीड ये वाला हम लोगों ने देख लिया है, नेट में के लिए कैसे पढ़ना है। आगे व्हाट हाउ टू रीड कैसे पढ़ना है, पहला जो था वो क्या पढ़ना है नेट के लिए, 4000 5000 जितना पेजेस है उतना पढ़ना है या कम पढ़ना है, हम लोगों ने देख लिया कि ये कम पढ़ना है। हाउ टू रीड, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू प्रैक्टिस, वो जो है वो आगे के क्लास में हम लोग करेंगे। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने जो देखा, हम लोगों ने देखा कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, वहां से इंपॉर्टेंट यूनिट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है, कंसेप्ट के साथ साथ डिमांड आइडेंटिफाई करना है, यानी उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि हर एक यूनिट यानी 10 यूनिट जो है, यहाँ से हर एक यूनिट में 7 सालों में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसके आगे है रेंज और एवरेज, यानी आप अगले साल अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कितना, सबसे कम कितना आ रहा है, और एग्जैक्ट अगर टर्मिनोलॉजी में चाहिए तो एवरेज निकलना होगा आपको। उसके साथ साथ हम लोगों ने देख लिया है कि अगर हम लोग ये एवरेज से एक रेंज बना ले कि 10 से ऊपर कितना आ रहा है, 7, 8, 9, यानी 7 से 9 के बीच में कौन सा यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, और बिलो 7 में कौन सा यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको टाइम और एफर्ट देंगे ताकि हमारे लिए ज्यादा आउटपुट दे। ये हो गया। उसके बाद आपको फेवरेट टॉपिक देखना है,
यानी हो सकता है फिजिकल में एक अच्छा लगता है, ह्यूमन में एक अच्छा लगता है, ओवरलैपिंग टॉपिक में एक अच्छा लगता है। तो आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसका रेंज और एवरेज निकालेंगे, ताकि आपको पता लगे कि आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से नेट के हिसाब से वो सही है या आपको थोड़ा अलग डायमेंशन से ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम लोग यही चैप्टर यानी चैप्टर वाइज एनालिसिस जब किए, एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन आया है, उसका डिमांड और की टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। उसके साथ साथ हम लोगों ने लास्ट 7 साल का जो पेपर है वो देखा, पेपर में कितना क्वेश्चन आ रहा है वो देखा, कितना इंटरवल में क्वेश्चन आ रहा है वो देखा, और क्वेश्चनिंग के नंबरिंग के हिसाब से देख लेना है कि एक पेपर में कौन सा यूनिट है या फिर कौन सा चैप्टर है जो पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको अगर वो स्ट्रांग है तो आप वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर पहला 5-7 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, आप ठीक से मतलब श्योर हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जब भी हाई होगा आगे का एग्जाम आपका सही रहेगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने यूनिट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिया। हाँ, ये यहाँ से हम लोग आगे करेंगे, है ना, हाउ टू रीड एंड रिवाइज। उसमें पढ़ेंगे कैसे, बेसिक रिवीजन कैसे करेंगे, ताकि हम लोगों को पता लगे कि कौन सा हमारे अंदर है, कौन सा हम भूल गए हैं। उसके बाद सिंगल स्टेटमेंट हमको बेसिक रिवीजन से फॉर्म करना है, खुद फॉर्म करना सीखेंगे। उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर्म करना सीखेंगे, और सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट सॉल्व कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, और विद इन टाइम में हम लोग कैसे कर पा रहे हैं वो सीखेंगे आगे के क्लास में। ठीक है, थैंक यू।